रात में टूटते हुए तारों को देखा है और सोचा है कि ये टूटते हुए तारे कहां से आते हैं और अर्थ के ऊपर क्यों आके गिर जाते हैं, और वहीं पर जो दूसरे प्लैनेट्स हैं वो अर्थ के ऊपर क्यों नहीं आते हैं। ऐसे ही अर्थ के पास से गुजरने वाली हर चीज अर्थ के अंदर क्यों आके गिर जाती है, और जब भी आप किसी चीज को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो नीचे की तरफ क्यों आ जाती है, क्योंकि अर्थ के अंदर एक ऐसी पावर है जिससे वो हर चीज को अपनी तरफ खींच लेती है, जो उसकी ग्रेविटी कहलाती है। ऐसे ही अगर आप कभी किसी लिफ्ट में जा रहे हैं और वो लिफ्ट अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो आपकी बॉडी जो होती है वो हैवी फील होने लगती है, आपको आपका वेट ज्यादा फील होने लगता है। और अगर वही लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है तो आपको आपकी बॉडी हल्की महसूस होती है, आपको वेट कम फील होता है। और अगर वही लिफ्ट खराब हो जाए और एकदम से नीचे की तरफ गिरने लगे तो आपको आपकी बॉडी का वेट फील ही नहीं होगा, इसको वेटलेसनेस बोलते हैं। तो इन्हीं कुछ कॉन्सेप्ट्स और टर्म्स के बारे में बात करते हुए साइंस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर के बारे में। ग्रेविटेशन से रिलेटेड सभी टर्म्स कॉन्सेप्ट्स के बारे में टीचिंग एग्जाम्स में इस चैप्टर से कहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सभी इंपॉर्टेंट टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, सभी फॉर्मूलाज के बारे में बात करेंगे और कहां से न्यूमेरिकल्स बनते हैं और कैसे उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया जाए, ये सभी चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ज्यादा देर ना करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो ग्रेविटेशन के बारे में। तो देखिए, ग्रेविटेशन चैप्टर को पढ़ते हुए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशन के बारे में। ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण के बारे में हम बात करेंगे। तो जो ग्रेविटेशन होता है ये पूरे यूनिवर्स में अप्लाई होता है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोला जाता है। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स every other particle with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। अब मान लीजिए हमारे पास कोई भी दो बॉडीज हैं, ए और बी बॉडी। ए बॉडी का मास m1 और बी बॉडी का मास m2 है और ये दोनों d डिस्टेंस पे रखी हुई है, यानी कि दोनों के बीच में d डिस्टेंस है। तो ये जो ए बॉडी है वो बी के ऊपर फोर्स लगाएगी और बी ए के ऊपर फोर्स लगाएगी, और अगर इन दोनों के बीच के फोर्स को हमें पता करना हो तो वो कितना फोर्स होगा, इन दोनों के मास की मल्टीप्लाई और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, यानी कि जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा फोर्स होगा, और जितनी दूर दूर ये चीजें रखी हुई है उतना कम फोर्स हो जाएगा, और अगर ये चीजें पास पास में है तो उतना ज्यादा फोर्स वहां पे हो जाता है। और इस ग्रेविटेशनल फोर्स को यानी कि इस ग्रेविटेशनल फोर्स को निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। m1 इसका मास, m2 इसका मास, d जो है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, और ये जो G होता है इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोला जाता है, और इसकी वैल्यू पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है, और इसकी वैल्यू क्या होती है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब आपसे क्वेश्चंस क्या पूछे जा सकते हैं, आपको इस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, यानी कि आपको इन दोनों की वैल्यूज दे दी जाएगी, डी की वैल्यू दे दी जाएगी और आपको एफ निकालना होगा, वहां पर आपको जी की वैल्यू को पुट करके और अपना आंसर आप निकाल सकते हो। दूसरा क्वेश्चन यहां से क्या बन सकता है कि ये जो जी होता है इसको क्या बोला जाता है, इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोला जाता है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, इतनी होती है। क्या ये जो कैपिटल जी हम यूज कर रहे हैं क्या इसकी वैल्यू चेंज होती है, बिल्कुल इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है, ये पूरे यूनिवर्स में सेम यही वैल्यू रहती है। अगर यहां पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर m1 की वैल्यू 1 kg है और m2 की वैल्यू 1 kg है और इन दोनों के बीच में 1 मीटर डिस्टेंस है, तो उस टाइम इन दोनों के बीच का जो फोर्स होगा वो g के इक्वल हो जाएगा। इस फॉर्मूले में रख के देख लीजिए, m1 की वैल्यू 1 और m2 की वैल्यू भी 1 और d की वैल्यू भी 1 है, तो 1 × 1 डिवाइडेड बाय 1 तो वो हमारा 1 ही होता है। तो इस तरीके से हमारा जो f होता है वो g के इक्वल आ जाता है। तो यहां से कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कभी भी किसी मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि स्पेस में जो वैक्यूम है तो वहां पर भी ये फोर्स अप्लाई होता है। और अगर हम बात करें इस यूनिवर्सल
ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे करता है और ये यूनिवर्स का सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है। यानी कि देखिए जब भी कोई दो बॉडीज हैं उनके बीच में जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो वीकेस्ट फोर्स होता है। जितने भी अदर फोर्सेस होते हैं उनके कंपैरिजन में सबसे कमजोर फोर्स होता है ये, और ये हमेशा ही अट्रैक्टिव होता है। अब यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं इन सबसे रिलेटेड कोई ना कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। और देखिए ये जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये किन्हीं भी दो बॉडीज को मिलाने वाले उनके सेंट्रल लाइन पे लाई करता है, उसके अलग ही ये फोर्स होता है। हमारे अर्थ के ऊपर जितने भी ओशंस में टाइड्स बनती हैं, लहरें बनती हैं, वो किसके कारण बनती है? क्योंकि मून अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। और जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ क्यों घूम रही है? क्योंकि सन अट्रैक्ट कर रहा है अर्थ को। और जितने भी सैटेलाइट्स हैं वो अर्थ के चारों तरफ क्यों घूम रहे हैं? मून अर्थ के चारों तरफ क्यों घूम रहा है? क्योंकि ये सारे के सारे सैटेलाइट्स ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा बंधे हुए हैं अर्थ के साथ। अगर दोनों बॉडीज में, जैसे एक अर्थ है और एक अदर कोई भी बॉडी है, कोई भी छोटी सी बॉडी है अगर, ठीक है, तो वहां पर जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो जी के इक्वल हो जाता है, ठीक है। मान लीजिए एक तो अर्थ है और अर्थ के कंपैरिजन में एक जो बॉडी है वो 100 kg की है, ठीक है। तो अर्थ के कंपैरिजन में ये मास तो कुछ भी नहीं है, तो वहां पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हमारा जी, स्मॉल जी, यानी कि जो अर्थ की ग्रेविटी होती है उसके इक्वल हो जाता है, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाती है। अब आपको पता है कि जो अर्थ है अपने चारों तरफ घूमने वाले ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक फोर्स लगाते हैं जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, और उनकी वजह से उस ऑब्जेक्ट में एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है जिसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोला जाता है, जो हम प्रीवियस वीडियोस में कई बार डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि स्मॉल जी के बारे में हम बात कर रहे हैं। अभी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? जब भी आप किसी चीज को ऊपर की तरफ फेंकते हो तो वो हमेशा नीचे की तरफ आती है, यानी ऊपर से जब भी कोई चीज आप छोड़ते हो तो वो भी अर्थ की तरफ आती है। अब ये सारी की सारी चीजें जो अर्थ की तरफ आ रही हैं इनको एक्सेलरेटेड बॉडीज बोला जाता है, यानी कि इनकी वेलोसिटी चेंज हो रही है तभी तो इनके अंदर एक्सेलरेशन है। अब इनके अंदर वो जो एक्सेलरेशन है वो कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? क्योंकि जब भी किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगता है तभी तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, तभी तो उसके अंदर एक्सेलरेशन आता है। अब नीचे आती हुई बॉडीज के ऊपर एक फोर्स लग रहा है और वो फोर्स अर्थ लगा रही है, और जो अर्थ फोर्स लगाती है उसी को हम क्या बोलते हैं? उसकी अर्थ की ग्रेविटी बोलते हैं, ठीक है। और जो अर्थ की ग्रेविटी होती है उसको स्मॉल जी से डिनोट किया जाता है, और किसी भी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हुए एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोला जाता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? स्मॉल जी इज इक्वल्स टू कैपिटल जी इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। कैपिटल जी क्या है? वही यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 6.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होती है। और अर्थ का मास क्या होता है? 6 into 10⁻24 kg, और अर्थ का रेडियस क्या होता है? 6.4 into 10⁻6 मीटर। अब यहाँ पर भी सेम वही फॉर्मूला है, वही जो फोर्स वाला फॉर्मूला है जो हमारा F इक्वल्स टू G m1 m2 by r स्क्वायर होता है। लेकिन अभी हम बात कर रहे थे अगर कोई भी दो बॉडीज में से एक बॉडी अर्थ है और दूसरी बॉडी बहुत ही छोटी है तो वहां पर वो जो फोर्स होता है वो हमारा G के इक्वल हो जाता है। और ये जो G की वैल्यू होती है ये कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि अर्थ के ऊपर जितनी भी बॉडीज नीचे की तरफ आ रही हैं उनके अंदर जो एक्सेलरेशन होता है वो इस G के कारण होता है, और अर्थ का जो G की वैल्यू है वो 9.8 होती है। अब देखिए हर प्लैनेट की शेप, साइज और उसकी डेंसिटी अलग अलग होती है, इस वजह से हर प्लैनेट की, हर सैटेलाइट की जो G की वैल्यू है वो भी अलग अलग होती है। और अगर हम मून के बारे में बात करें तो मून अर्थ से काफी छोटा है। काफी छोटा होने के कारण जो मून की ग्रेविटी है वो अर्थ की ग्रेविटी से 1/6 होती है, यानी कि अर्थ की ग्रेविटी से 1/6
मून की ग्रेविटी होती है। जैसे हमारी अर्थ की ग्रेविटी 9.8 है, तो इस 9.8 को अगर हम 6 से डिवाइड कर दे तो हमारे पास मून की ग्रेविटी वहां पे आ जाएगी। अगर आपका जो वेट है वो अर्थ के ऊपर 36 केजी है तो मून के ऊपर 6 केजी हो जाएगा। कुछ इस टाइप से चीजें वहां पे बदल जाती हैं। और अगर हम अर्थ के ऊपर जी की बात करें, ये जी क्या है, हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। और ये जो जी होता है, ये जी देखिए आर के ऊपर डिपेंड करता है, इसीलिए अर्थ के इक्वेटर पे क्या होता है, जो जी की वैल्यू होती है वो कम होती है, क्योंकि अर्थ के इक्वेटर पे आर की वैल्यू ज्यादा है तो जी कम हो जाएगा, इसीलिए अर्थ के पोल्स पे जी की वैल्यू ज्यादा होती है। ठीक है, अब देखिए ये जो जी होता है ये उस दूसरी बॉडी से इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि वो जो दूसरी बॉडी है वो तो अर्थ से बहुत छोटी है, तो यहाँ पर पावर सिर्फ अर्थ की चलेगी। अब जैसे जैसे आप किसी हाइट पे जाते जाएंगे, अर्थ के सरफेस से अगर आप दूर जाते जाएंगे तो उसी तरीके से जी डिक्रीज हो जाता है। और जब भी आप अर्थ के सरफेस से नीचे की तरफ जाते हैं, यानी कि डेप्थ में जाते हैं, गहराई में जाते हैं, तो भी आपकी जी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है और अर्थ के सेंटर पे जी की वैल्यू 0 होती है। यहां से इस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन सकता है और ये आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास फ्री फॉल। जब भी कोई बॉडी फ्रीली फॉल कर रही है उसको फ्री फॉल बोला जाता है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम देखते हैं क्या है हमारे पास, अ बॉडी फॉलिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ under the influence of gravitational pull of the earth is said to be freely falling body। अगर कोई भी बॉडी अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल के कारण बिल्कुल फ्रीली नीचे की तरफ आ रही है, यानी कि एक्सेलरेटेड मोशन है उस बॉडी का, उसी को क्या बोलते हैं, फ्री फॉल बोलते हैं या फिर फ्रीली फॉलिंग बॉडी बोलते हैं। अब अगर मैं इसको नीचे की तरफ ऐसे डाल दूं तो ये बॉडी फ्रीली फॉलिंग बॉडी हो गई है। ठीक है, यानी कि जब ये नीचे की तरफ गिर रही है तो ये फ्रीली फॉलिंग बॉडी है। अगर अर्थ के ऊपर एयर ना हो तो हर एक ऑब्जेक्ट जो होगा वो सेम एक्सेलरेशन के साथ नीचे आएगा और उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जी होगा, यानी कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। अब आप क्या करिए, एक हाथ में एक पेज ले लीजिए और एक हाथ में एक पेन ले लीजिए, दोनों में से नीचे पहले कौन आएगा, तो ऑफ कोर्स आपका पेन ही नीचे जाएगा। अब ये जो पेज है ये बिल्कुल धीरे धीरे नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि जो पेज है उसका सरफेस एरिया ज्यादा है और सरफेस एरिया ज्यादा होने के कारण एयर रेजिस्टेंस उसके ऊपर ज्यादा लगेगा। पेन जो है, पेन का एरिया कम है इसलिए उसके ऊपर कम एयर रेजिस्टेंस लगेगा, इसलिए वो नीचे जल्दी आ जाएगा। लेकिन अगर हम वही एक्सपेरिमेंट वैक्यूम में क्रिएट करें, यानी कि जहां पर कोई भी एयर नहीं है, तो दोनों की दोनों चीजें एक साथ ही नीचे आएंगी, क्योंकि वहां पर सिर्फ क्या काम करेगा, जी काम करेगा, अदर कोई दूसरा फोर्स वहां पर नहीं होगा। अगर किसी भी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका गया है तो उसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स होगा वो -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, यानी कि उसका एक्सेलरेशन इतना होगा। और अगर कोई भी चीज ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो वहां पर जी की वैल्यू +9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाती है। ठीक है, अब अगर किसी भी चीज को ऊपर की तरफ फेंका गया है और ऊपर पहुंचते ही एक सेकंड के लिए वो बॉडी रुक जाती है, इसलिए हाईएस्ट पॉइंट पे उस बॉडी की जो वेलोसिटी होती है वो 0 हो जाती है। जितना टाइम किसी भी चीज को ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम उसको नीचे आने में लगेगा, इसीलिए टाइम ऑफ राइज टाइम ऑफ फॉल के इक्वल होता है। यहां से ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो जी का फॉर्मूला है ये भी कैसे चेंज हो सकता है। फॉर्मूला फॉर जी एट हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। अगर आपको अर्थ के सरफेस से, मान लीजिए अर्थ से 100 किलोमीटर ऊपर अगर आपको जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला क्या होगा, जी एम अपॉन आर ई प्लस एच। एम ई मास ऑफ द अर्थ, आर ई रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस एच, यानी कि वो हाइट, जितनी हाइट पे आप वहां पे वो जो जी की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। क्योंकि अभी भी हमने बात की थी कि अर्थ के सरफेस से ऊपर जी डिक्रीज हो जाता है
और अर्थ के सरफेस के नीचे भी जी डिक्रीज हो जाता है। तो जितनी डेप्थ पे आप जाते जाएंगे उतना जी डिक्रीज हो जाएगा और उसके लिए फॉर्मूला होता है GME/RE-D। ये वाला जो क्वेश्चन होता है ये आपका सीटेट में नहीं आता है, लेकिन एचटेट में आपका ये क्वेश्चन जरूर आता है। तो यहां से कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल में आ सकता है, ये न्यूमेरिकल आपके आएंगे जरूर, और यहां से कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। अब देखिए हमारे एक बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट हैं जोहानेस केपलर। जोहानेस केपलर ने सोलर सिस्टम के बारे में स्टडी करते हुए प्लैनेट्स के मोशन के बारे में बात करते हुए तीन बड़े इंपॉर्टेंट लॉज के बारे में बताया है, जिनको केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन बोला जाता है। यानी कि जो प्लैनेट सन के चारों तरफ घूम रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, उनके लिए तीन लॉज दिए हैं, जिसमें से पहला लॉज ऑफ ऑर्बिट्स कहलाता है। यानी कि जो सन है, सन के चारों तरफ ये प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं और उनका जो ये पाथ है वो एलिप्टिकल पाथ होता है, यानी कि कुछ इस शेप का पाथ होता है और हर एक प्लैनेट इसी पाथ में, इसी शेप के पाथ में घूमता है और इसी को लॉ ऑफ ऑर्बिट बोला जाता है। सेकंड लॉ क्या बोलता है? लॉ ऑफ एरियाज। अब ये क्या बताता है? The line that joins any planet to the sun sweeps equal areas in equal intervals of time। अब देखिए जब प्लैनेट्स सन के चारों तरफ घूम रहे हैं तो इक्वल इंटरवल में इक्वल एरिया वो कवर करते हैं। और थर्ड लॉ क्या बताता है? लॉ ऑफ पीरियड्स, जो हमें बताता है टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अब इसके अकॉर्डिंग क्या होता है? द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अ रेवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स ट्रेस्ड बाय द प्लैनेट। अब ये जो प्लैनेट जब सन के चारों तरफ घूम रहा है और इसकी जो सेमी मेजर एक्सिस है, उस मेजर एक्सिस का जो रेडियस है उसका क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके द्वारा लिए गए टाइम के स्क्वायर के बराबर। अब आपको सिर्फ यहाँ पर ये चीज याद रखने की जरूरत है और आपको ये वाला जो है ये याद रखने की जरूरत है और ये आपको पॉइंट याद रखने की जरूरत है, क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, उसके बाद ये एक बड़ा अच्छा पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, potential energy at a point of a particle due to gravitational force on it due to the earth is proportional to the mass of the particle। अब आपको पता है कि जो अर्थ है वो हर एक पार्टिकल के ऊपर, अर्थ के ऊपर जितने भी पार्टिकल्स है, बॉडीज है, उनके ऊपर एक फोर्स लगाती है और उस फोर्स के कारण उन बॉडीज में एक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्रिएट हो जाती है और बॉडी का जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो जाती है। तो ये बड़ा अच्छा पॉइंट है यहाँ पर। अब आप किसी भी चीज को ऊपर की तरफ फेंक के देखिए, वो चीज नीचे आ जाएगी। कितना ही फोर्स लगा के ऊपर फेंकिए, वो चीज आपकी हमेशा नीचे ही आ जाएगी। लेकिन ऐसा क्या है कि जो रॉकेट्स हैं वो अर्थ से बाहर चले जाते हैं या फिर स्पेस में चले जाते हैं, और जो रॉकेट्स हैं वो मून पे भी जा चुके हैं, दूसरे प्लैनेट्स जैसे मार्स पे भी जा चुके हैं। लेकिन आप तो किसी चीज को अपने हाथ से फेंक के अर्थ से बाहर नहीं भेज सकते, क्योंकि अर्थ से बाहर जाने के लिए अगर आपकी स्पीड 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है तो आप भी अर्थ से बाहर निकल सकते हैं। यानी कि आपकी जो स्पीड है वो इतनी होनी चाहिए और इस स्पीड को एस्केप स्पीड बोला जाता है। ठीक है, एस्केप स्पीड एक ऐसी स्पीड होती है, एक ऐसी मिनिमम कम से कम स्पीड होती है जो अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकलने के लिए जरूरी है, और इस एस्केप स्पीड को VI मिनिमम बोला जाता है। एस्केप स्पीड को निकालने का फॉर्मूला 2GRE होल रूट होता है। अब ये G क्या है? वही अर्थ की ग्रेविटी 9.8, और RE क्या है? अर्थ की रेडियस होती है। ठीक है, अब अर्थ के ऊपर तो एस्केप स्पीड इतनी है 11.2 किलोमीटर, और हमने अभी भी बात की थी कि जो मून की ग्रेविटी है वो अर्थ से कम है। तो क्या मून से जो एस्केप स्पीड होगी वो डिफरेंट होगी? तो ये भी आप यहां से पता लगा सकते हैं, बिल्कुल बहुत कम एस्केप स्पीड वहां पे होगी। ठीक है, अगर आप अर्थ के ऊपर जंप करें तो अगर आप अर्थ के ऊपर 1 मीटर ऊपर तक यानी कि या फिर 1 फुट ऊपर तक आप जंप कर सकते हैं, तो मून के ऊपर आप कितनी ऊपर तक जो है जंप कर सकते हैं? ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है।
तो अब यहाँ पर देखिए कि जो मून है, मून को अपना एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में इतना टाइम लगता है। ये क्वेश्चन भी आया है एग्जाम के अंदर, ठीक है। और जो भी सैटेलाइट्स अर्थ के बहुत नजदीक होते हैं उनको अपना एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में लगभग 85 मिनट्स लगते हैं। और ये ऐसे सैटेलाइट्स होते हैं जो अर्थ के पोल से यानी कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ घूमते हैं, बहुत पास में होते हैं, इसलिए इनको इतना टाइम लगता है। और उस अर्थ के सैटेलाइट के घूमने के टाइम को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है 2 पाई RE अपॉन G। RE रेडियस ऑफ द अर्थ, G वही 9.8। और आप यहाँ पर अगर ये वैल्यूज पुट करो तो आपके पास आंसर 85 मिनट्स आ जाता है। सीटेट में ये नहीं आएगा, लेकिन आपके पास ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, ठीक है। और इसीलिए पोल्स पे घूमने वाले सैटेलाइट्स को पोलर सैटेलाइट बोला जाता है। और ये तो सैटेलाइट्स अर्थ के बहुत पास है, लेकिन कोई सैटेलाइट अर्थ से बहुत दूर है तो उसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, T = 2 पाई RE + H अपॉन G, ये टाइम पीरियड हो जाता है। ऐसे ही हमारे पास पेंडुलम का जो टाइम पीरियड था वो क्या था, T = 2 पाई L अपॉन G था। अब देखिए ये तो हमें पता ही है कि जो अर्थ है, अर्थ पे हमारा बहुत सारा काम रिमोट के द्वारा होता है। आप मोबाइल फोन यूज कर पाते हो, आप अर्थ के ऊपर वेदर के बारे में पहले ही जान सकते हो। अभी आज भी आप पता लगा सकते हो कि आज से 3 दिन बाद कैसा मौसम रहने वाला है। अब ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है, ऐसी क्या चीज है कि हमें इन सारी इंफॉर्मेशन के बारे में पता लग जाता है और इतनी सारी चीजें जो है वो हमारी काम कर पा रही है। ये जो सारे के सारे हमारी हेल्प हो रही है ये इन सैटेलाइट्स की वजह से हो पाती है। अब ये सैटेलाइट्स भी 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। पहला होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, एक ऐसा सैटेलाइट जो अर्थ के इक्वेटर के पास घूमता है, यानी कि अर्थ के इक्वेटर के अलग घूमता है, उसको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोला जाता है। और जो ऐसा सैटेलाइट होता है ये 24 घंटे में अपना एक राउंड कंप्लीट कर पाता है। और ऐसे वाले जो सैटेलाइट्स होते हैं वो टेलीकम्युनिकेशन यानी कि आपके मोबाइल फोन्स वगैरह में यूज होते हैं। लेकिन जो सैटेलाइट अर्थ के पोल्स के अराउंड घूमता है उसको पोलर सैटेलाइट बोला जाता है। और वो अर्थ से बहुत नजदीक यानी कि जैसे 500 से 800 किलोमीटर दूर ही होता है। और वो लगभग 100 मिनट में, यानी कि अभी अभी हमने पढ़ा था कि 85 मिनट में अपना एक राउंड है वो कंप्लीट कर लेता है। और यही वाले जो सैटेलाइट्स होते हैं ये बहुत जल्दी जल्दी अर्थ के चारों तरफ घूमते रहते हैं और अर्थ के एक बहुत ही कम एरिया को ये कवर कर पाते हैं, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लेते हैं। इसीलिए जो हमारे सैटेलाइट्स होते हैं ये वेदर फोरकास्टिंग में काम आते हैं, ठीक है। और यही वाले सैटेलाइट्स रिमोट सेंसिंग, मेट्रोलॉजी में काम आते हैं क्योंकि बहुत अच्छे से चीजों को स्टडी कर पाते हैं, ठीक है। अब देखिए जब भी कोई बॉडी अर्थ के इन्फ्लुएंस में नीचे की तरफ गिर रही है, जैसे अभी अभी हम बात कर रहे थे कि अगर आप लिफ्ट में जा रहे हैं और लिफ्ट खराब हो जाए और एकदम से वो लिफ्ट नीचे की तरफ गिरने लगे तो आपको आपकी बॉडी में वेट फील ही नहीं होगा, इसी को वेटलेसनेस बोलते हैं। और जब भी कोई बॉडी अर्थ के इन्फ्लुएंस में नीचे की तरफ गिर रही है और उसका अगर वेट फील नहीं हो रहा है तो वेटलेसनेस है और उसको फ्रीली फॉलिंग बॉडी बोला जाता है, उसको फ्री फॉल बोला जाता है। और उस बॉडी का वो जो एक्सेलरेशन होगा उस टाइम वो g के इक्वल होगा, यानी कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वहां पे होने वाला है। जितने भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं उन आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के अंदर एक नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी होती है, बड़ा ही अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो किसी भी जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अंदर होती है पॉजिटिव जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो पॉजिटिव और जीरो नहीं हो सकती है, वो हमेशा ही नेगेटिव होती है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। न्यूमेरिकल्स के बारे में मैंने आपको बता दिया कि कहां से न्यूमेरिकल्स आएंगे और कहां से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा इस चैप्टर से। और मैंने ये भी आपको बता दिया है कि सीटेट में कहां से क्वेश्चंस आएंगे और अदर दूसरे एग्जाम्स में कहां से क्वेश्चंस आएंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।